नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुपरफास्ट 100 की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। सुनील गावस्कर बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष होंगे। गावस्कर एन श्रीनिवासन की जगह लेंगे। बताया जा रहा है कि गावस्कर को आईपीएल 7 तक बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद शिवलाल यादव बीसीसीआई की कमान संभालेंगे। शिवलाल यादव अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गावस्कर को नया अध्यक्ष बनाए जाने का सुझाव दिया था, जिस पर गावस्कर ने कहा था कि वो देश की शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करने खुश और सम्मानित होंगे। विवादों से घिरे बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की फिलहाल छुट्टी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद श्रीनिवासन पद छोड़ने को तैयार हुए। आईपीएल 7 में इस बार सभी टीमें खेल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी खिलाड़ी या टीम के खेलने पर रोक नहीं लगाई गई है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में धोनी पर लगाए आरोपों को गलत बताया। हरीश साल्वे ने कल धोनी पर आरोप लगाया था कि मय्यप्पन के बसने पर झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम उछला। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि धोनी ने बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन के दामाद मय्यप्पन के साथ अपने संबंधों को लेकर बुधगल कमेटी से झूठ बोला है। मय्यप्पन पर फिक्सिंग को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि धोनी श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट में काम करते हैं, तो फिर श्रीनिवासन की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कैसे हो सकते हैं। ऐसे में धोनी के खिलाफ हितों के टकराव का मामला बनता है। इससे पहले स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन को करारा झटका दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आईपीएल फिक्सिंग केस की जांच पूरी होने तक पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर बोर्ड का कामकाज संभालें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच पूरी होने तक आईपीएल की 2 टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को भी इस लीग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई के उस प्रस्ताव पर अपने सुझाव दे रहा था, जिसमें कहा गया था कि फिक्सिंग मामले में जांच पूरी होने तक बीसीसीआई की कमान वर्तमान अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की जगह कोई और संभाले। बीसीसीआई ने इस प्रस्ताव में कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया कि वो मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में जिनका भी नाम आया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। बीसीसीआई ने यह भी कहा कि वो किसी अथॉरिटी द्वारा मामले की जांच के लिए तैयार है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला गरमाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी टीम को कल होटल के कमरे में बुलाया। ढाका के समय के मुताबिक धोनी ने खिलाड़ियों के साथ ये मीटिंग रात में करीब 9:30 बजे ली। इस मीटिंग में सिर्फ खिलाड़ियों को बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी जख्मी हुआ। हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे। इन्होंने दयालुचक इलाके में बोलेरो गाड़ी को रोका और उस पर कब्जा कर लिया और बोलेरो गाड़ी लेकर फरार हो गए। 3 आतंकियों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के कालीबाड़ी और जंगलोट इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। काफी देर तक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चलती रही, जिसमें सेना के जवानों को आतंकियों। राजस्थान के सीकर में एटीएस ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी वकास और महरूफ से संपर्क में थे। एटीएस के मुताबिक पकड़े गए 5 संदिग्धों में से एक ने वकास से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। बाकी 4 को बम प्लांट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज पकड़े गए 5 संदिग्धों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जयपुर से कुछ दिन पहले पकड़े गए आतंकी महरूफ के जरिए इंडियन मुजाहिदीन के संपर्क में आए थे और महरूफ को आईएम ने इंडिया चीफ के राजस्थान में ब्लास्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। इससे पहले गोरखपुर से पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के दोनों आतंकियों को पुलिस ने कल लखनऊ सेशन कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को 14 दिनों की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और वकास से हुई पूछताछ के बाद इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों का सुराग मिला, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इन दोनों को गोरखपुर में धर दबोचा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हिटलिस्ट में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। हिटलिस्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं। इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी तहसीन और वकास ने यह खुलासा किया। तहसीन और वकास से हुई पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि लश्कर-ए-तैयबा ने मुख्य रूप से 4 भारतीय नेताओं को हिट लिस्ट में रखा है। मोदी राहुल के अलावा इस हिट लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अरविंद केजरीवाल भी हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भेजा है। केजरीवाल को 85,000 रुपए महीने की दर से किराया जमा करने को कहा गया।
केजरीवाल को दिल्ली के तिलक लेन इलाके में सरकारी घर मिला था, लेकिन 14 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी केजरीवाल ने घर नहीं छोड़ा। उन्होंने बच्चों की परीक्षा का हवाला दिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल नियम के मुताबिक किराया चुकाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगे। रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल झज्जर, रोहतक, भिवानी फिर जींद जाएंगे। मेरठ में कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार नगमा ने अपने साथ हुई बदसलूकी पर एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। जली कोठी जनसभा के दौरान नगमा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले नगमा ने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। जली कोठी में जनसभा के दौरान भीड़ बेकाबू होने लगी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स ने बदसलूकी कर दी। इसके बाद नगमा ने घूमकर गुस्से से देखा और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। इस हंगामे के बाद सभा में जमकर लात घुसे और कुर्सियां चली। अफरा तफरी के माहौल के बीच में किसी तरह से नगमा को निकालकर मंच तक ले जाया गया। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने खुलेआम बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को मार डालने की धमकी दी है। लोगों को रिझाने के लिए मसूद अपने भाषणों में मोदी से दो हाथ करने की बात करते नजर आए। भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मोदी आज मंडला और बालाघाट में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद मोदी का यह पहला मध्य प्रदेश का दौरा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। राहुल सतना जाएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल विदर्भ के दौरे पर भी रहेंगे। यहां 11 बजे वो वर्धा पहुंचेंगे। रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर बीजेपी में फिर से मंथन शुरू हो गया है। अमेठी से राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने की दौड़ में स्मृति ईरानी आगे हैं, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं है। उमा भारती के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर विराम लगता दिख रहा है। पार्टी के अंदर ही इसको लेकर खींचतान है। सूत्रों के मुताबिक उमा भारती झांसी से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नहीं चाहती है कि उमा भारती को रायबरेली से टिकट दिया जाए, क्योंकि एक ही राज्य में 2 जगहों से चुनाव लड़ाने पर गलत संदेश जाएगा और बुंदेलखंड में उमा के बिना काम नहीं चल सकता। बीजेपी भी रायबरेली से उमा भारती को उम्मीदवार बनाने को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह रही। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सिर्फ इतना कहा कि जब ऐसा कुछ फैसला होगा तो बता दिया जाएगा। तो उमा भारती जी को पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार एक संसदीय सीट से घोषित कर दिया है। उमा भारती जी वहां से उम्मीदवार हैं। अगर उसके बाद भी पार्टी कोई फैसला करेगी तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सपा ने अब अभिषेक मिश्रा को लखनऊ से टिकट दिया है। राजनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बदलने पर समाजवादी पार्टी को सफाई देते नहीं बन रहा है। अभिषेक मिश्रा अखिलेश सरकार में प्रोटोकॉल मंत्री हैं। अभिषेक का आईआईएम में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अभिषेक मिश्रा को कैबिनेट में अखिलेश का बेहद करीबी माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले लखनऊ से अशोक वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया था। अशोक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अशोक वाजपेयी के नाम का ऐलान साल भर पहले ही कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को निर्विरोध विधायक चुन लिया गया है। कांग्रेस के इन 11 विधायकों में प्रदेश के सीएम नवाब तुर्की भी शामिल हैं। इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस के मुख्यमंत्री नबाम तुकी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने नबाम ताड़े को मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने नाटकीय ढंग से आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया। इन 11 में से 10 सीटों में अरुणाचल वेस्ट संसदीय सीट के तहत आती है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों के लिए 188 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 173 नामांकन पत्रों को सही पाया गया। 18 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। अरुणाचल प्रदेश में 9 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। नर्सरी एडमिशन पर आज दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि कोर्ट को नर्सरी की सीटें फंडिंग से चल रहे स्कूलों और पॉइंट सिस्टम के बारे में विस्तार से बताएं। उससे पहले 12 मार्च को कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन पर रोक लगा दी थी। आईपीएल फिक्सिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। गावस्कर अब अंतरिम अध्यक्ष होंगे। कारोबार की शुरुआत रुपए की मजबूती के साथ हुई है। पिछले 8 महीने में पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 60 पैसे नीचे आया। सेंसेक्स ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड कायम किया है। सेंसेक्स 150 अंकों की बढ़त लेते हुए 22,367 के पार चला गया। वहीं निफ्टी 40 अंकों की बढ़त के साथ 6,684 के पार पहुंचा।
बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जयप्रदा पर अपने स्वागत के लिए महिलाओं को पैसे देकर बुलाने का आरोप लगा है। कई महिलाओं ने माना है कि उन्हें स्थानीय नेताओं ने पैसे देकर बुलाया था। मुस्लिम महिलाएं हाथों में गुलदस्ते लेकर वहां पहुंची हुई थी। मीडिया ने जब जयप्रदा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने न्यूज चैनल्स के माइक को धक्का मारकर हटा दिया और मीडिया पर भीखे होने का आरोप। अगर आप सपा वालों से या भाजपा वालों से या बसपा वालों से अगर आप बिक गए हो, इस तरह का बातें करिए। आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर बवाल जारी है। यूपी की फूलपुर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने इलाहाबाद में आप नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा किया। संजय सिंह के सामने इन महिलाओं ने घंटों बवाल किया। इन महिलाओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर फूलपुर सीट बेच दी है। इनका यह भी आरोप है कि दूसरे दलों की तरह ही आम आदमी पार्टी ने भी टिकट वितरण में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की। संजय सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। शाहजहांपुर में भी आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर बवाल मचा हुआ है। यहां से रीता सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए कार्यकर्ता केजरीवाल के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने आपको अरविंद अपना प्रोपेगेंडा पार्टी बताया। बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आप नेता प्रशांत भूषण कश्मीर में जन्म संग्रह कराने की बात कर रहे हैं। साथ ही वो नक्शा भी दिख रहा है जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल माओवादी नेता विनायक सेन का पक्ष लेते हुए दिखाए गए हैं। विनायक सेन को छत्तीसगढ़ की अदालत ने देशद्रोह के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। अभी हर हर मोदी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वाराणसी में मोदी को लेकर एक नमो मंत्र सामने आ गया है। मंत्र में यो मोदी सर्वभूतेषु का मंत्र लिखकर मोदी की महिमा का गुणगान किया गया है। बीजेपी के साहित्य और प्रकाशन प्रकोष्ठ ने यह मंत्र जारी किया। बीजेपी की ओर से वाराणसी में हर हर मोदी के नारे का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने कहा कि धर्म का इस्तेमाल आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने आयोग से बीजेपी की मान्यता समाप्त करने की मांग की। आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी वाराणसी का दौरा करेंगे। बिन्नी ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने 10 अप्रैल को वाराणसी जाएंगे और लोगों को केजरीवाल के कारनामों के बारे में बताएंगे। विनोद कुमार बिन्नी ने यह भी कहा कि वो वाराणसी से चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो यहां की जनता से पूछेंगे और फिर आगे का फैसला लेंगे। बिन्नी ने यह भी कहा कि वो चुनाव लड़े या फिर ना लड़े, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ प्रचार जरूर करेंगे। वाराणसी में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। रैली से पहले केजरीवाल गए थे जिसमें उनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का काफिला था, जबकि उन्हें महज 5 गाड़ियों की अनुमति मिली। इलाहाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ बिना अनुमति की गाड़ियों के इस्तेमाल के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले ही नंदी ने जन सैलाब पदयात्रा निकाली थी। प्रियंका गांधी इस बार अमेठी, रायबरेली के अलावा इलाहाबाद और फूलपुर में भी रैली करेंगी। इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता नंदी को प्रियंका ने भरोसा दिया है। नंदी ने प्रियंका के साथ मुलाकात की फोटो को ही अपना पोस्टर बनाया। बीजेपी में एक बार फिर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का शिगुफा छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र पटवा ने एक सभा में कहा कि सुषमा स्वराज को जिताओगे तो वो उप प्रधानमंत्री बनेंगी। ये बयान सुषमा की मौजूदगी में दिया गया। सुरेंद्र पटवा ने न सिर्फ सुषमा स्वराज के डिप्टी पीएम बनने की बात कही बल्कि एडवांस में बधाई भी दे डाली और कहा कि सुषमा विदिशा से जीतकर आएंगी तो दिल्ली में राज करेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता मिली नहीं और प्रधानमंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक की होड़ शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। बीजेपी नेता एमजे अकबर ने कहा कि अभी हमारी पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की है। डिप्टी पीएम के बारे में बाद में सोचा जाएगा। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के नाती तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी में चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। यहां से खुद मुलायम चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम ने तेज प्रताप को मैनपुरी लोकसभा का प्रभारी बनाकर चुनाव प्रचार की कमान उन्हें सौंपी है। महाराष्ट्र के अमरावती में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि मोदी पीएम बने तो देश में कभी भी दंगे हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके राज्य में दंगे हुए उसे बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट तक बना दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। बरेली में मुस्लिम नेता तौकीर रजा ने लोकसभा चुनाव में बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान किया। रजा ने कहा कि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक हिंसा में विश्वास नहीं करती।
चुनावी मौसम में बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ साथ कई नए राजनीतिक दल भी ताल ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में नया दौर पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया। पार्टी 412 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव छिब्बर समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ जुड़े रहे हैं। तो 412 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव छिब्बर समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ जुड़े रहे हैं। दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से वोट मांगे। जहां हर्षवर्धन ने रोड शो किया तो माकन ने पदयात्रा कर वोट की अपील की। यूपी के कौशाम्बी में टिकट बंटवारे से नाराज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए। पासी समाज के इन लोगों की मांग है कि वोटरों की संख्या देखते हुए इसी समाज की किसी महिला को बीजेपी उम्मीदवार बनाए। दक्षिण मुंबई में इस बार स्पाइडरमैन भी लोगों से वोट मांगता नजर आएगा। स्पाइडरमैन गौरव शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाएंगे। वो दीवारों पर चढ़कर लोगों का दरवाजा खटखटाकर वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र में धनगर समाज मंडल ने यह ऐलान किया है कि इस बार इस समाज के लोग चुनाव में नोटा बटन का इस्तेमाल करेंगे। इनका आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इनके समाज को धोखा दिया है और इन्हें टिकट भी नहीं दिए। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई ने कुछ और नए केस दर्ज किए हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स कंपनी लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही एक केस प्रकाश इंडस्ट्रीज के प्रमोटर के खिलाफ भी लगाया गया। 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी आतंकी भुल्लर को बड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भुल्लर की फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने पर सहमति जता दी है। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार या मंगलवार को इस पर फैसला सुना सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अब वो भुल्लर की मौत की सजा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 18 साल की देरी हो चुकी है। आतंकी भुल्लर ने खराब मानसिक हालत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की। आसाराम पर किए गए इंडिया न्यूज के ऑपरेशन महापाखंड का असर हुआ है। जोधपुर कोर्ट में पीड़ित के वकील ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन में आसाराम स्वस्थ दिख रहे हैं, इसलिए उन्हें वापस जेल भेजा जाए। दरअसल इंडिया न्यूज ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया था कि आसाराम बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में कैसे भर्ती हो गए। मेडिकल रिपोर्ट आने से तैयार करने वाले ने भी कबूल किया कि वो झूठी बीमारी का ढोंग कर अस्पताल में रह रहे हैं। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दागदार हुई है। गांधीनगर इलाके में रहने वाली 26 साल की महिला ने 2 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित ने महिला का मेडिकल करवाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करवा दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक वो धागा कंपनी में नौकरी मांगने गई थी, तभी 2 लड़कों ने उसे खींच लिया और वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की। दिल्ली का जामिया नगर तेजाब कांड से दहल गया। यहां रहने वाली 35 साल की महिला का आरोप है कि 2 अनजान लड़कों ने घर के अंदर घुसकर उस पर तेजाब डाल दिया। वारदात से घबराकर पीड़ित महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि पति मारपीट कर आरोपी सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ किए गए केस को वापस लेने का दबाव डालता है। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। मॉडल टाउन इलाके में ड्यूटी पर तैनात पीड़ित महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि पार्टी के उम्मीदवार संजय ने उसके साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर आरोपी ने उसके कपड़े भी फाड़ डाले। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यहां के सेक्टर 21 में सपा की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने 6 लड़कियों को गिरफ्तार किया है।